कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्लास 6 हिंदी की जो मल्हार पुस्तक है उसका। अब तक हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग का 8वां चैप्टर है जिसका नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। ये जो सत्रिया है ये हमारा क्लासिकल डांस है और ये जो बिहू है, बिहू बिहू डांस भी है। ये लोकल डांस है, कहाँ का? असम का। तो ये जो दोनों डांस हैं ये असम से संबंधित हैं। असम हमारा, असम जो है ये हमारा एक प्रदेश है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो वहीं का ये जो है ये डांस है, उसी के बारे में इस पूरे कहानी में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि पहले कहानी को बढ़िया से पढ़ लेते हैं। बड़ा कहानी है तो इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए जो इसका आंसर वाला पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज बस केवल इस पूरे कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं और कल के डेट में इसका जितना भी सॉल्यूशन है उस पूरे सॉल्यूशन को हम लोग कर लेंगे। तो आइए इस पूरे कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए, भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। ये तो बात सही है। भारत में प्रत्येक स्थान पर नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पार्ट में भी परिवार एक दूसरे देश से भारत आया है। आइए पढ़ते हैं कि वो कौन है, भारत से कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। देखिए, इसमें कहा गया ना कि भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके अलग अलग हैं। अब उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, वहाँ का रहन सहन उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग स्थान पर चले जाएंगे। अवध के क्षेत्र में जाएंगे, पश्चिम के क्षेत्र में जाएंगे या पूर्वांचल के क्षेत्र में जाएंगे, आपको बोली में भी अलग मिलेगा। अवध के क्षेत्र में जाएंगे तो अवधी बोला जाता है, पूर्वांचल में भोजपुरी बोला जाता है। फिर आप अगर पश्चिम में मथुरा के साइड में जाएंगे तो खड़ी बोली नहीं, ब्रज बोली बोली जाती है। फिर खान पान में भी देखिए कितना अलग है। यहाँ अवध में जाएंगे तो तहरी बहुत फेमस है, हमारे इधर पूर्वांचल में खिचड़ी बहुत फेमस है। ऐसे खान पान, रहन सहन, पहनावा, हर एक चीज़ आपको पूरे भारत में जैसे जैसे जाते जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको हर चीज़ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उसी की बात की जा रही है इस कहानी में। फिर देखिए क्या लिखा है। एंजेलोना लंदन के जाने माने इलाके कैंजिंगटन में रहती थी। देखिए यहाँ पे एक नाम दिया गया है एंजेलोना। यहाँ पे पहला करेक्टर का क्या नाम है? एनजियो। अंग्रेजों का नाम भी बड़ा अजीब है। एंजेला, एंजेला। अंजेला जो है ये लंदन के जाने माने इलाके कैंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दो दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। अंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलेजियम। एफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में है। और ये जो कोलेजियम है ये कहाँ पे है? ये शायद इटली में है। अभी लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 90% चांस है कि ये इटली में ही है। इटली में नहीं होगा तो फिर हो सकता है यहाँ पे ग्रीस में हो, लेकिन मुझको जहाँ तक लग रहा है इटली में होगा। फिर आइए आगे देखते हैं। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली है। मतलब ये कल्पना में सोचा करती थी कि ये जगह पे वो जाएगी और अब ये जो सोच थी, इसकी कल्पना थी, ये हकीकत होने वाली थी। एंजले एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब होता है कोई एक घटना होती है जो सच्ची होती है, उसी को बनाना, उसी का वीडियो बनाना या डॉक्यूमेंट करना, उसको डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत करना, उसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्री तो आपको बहुत तरह तरीके कोई घटना की डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा कोई डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे जाके। वह लंदन की ब्रिटिश अकादमी के से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद की दी गई थी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, उसे डॉक्यूमेंट्री किस पे बनाना था? सत्रिया डांस पे। तो क्या होगा इस डॉक्यूमेंट्री में? उसके इतिहास को जाना जाएगा, वहाँ पे जाके लोगों से मिला जाएगा, उसकी सभी जानकारियों को जुटाया जाएगा और फिर उसमें महिलाएं पुरुषों में किस प्रकार से डांस होता है, क्या लय होता है, उसके साथ कौन सा धुन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीज़ों को बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उसको शूट किया जाएगा, फिर उन्हीं चीज़ों को मिला के एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाएगी। फिर देखिए आगे क्या लिखा है।
महीने का वक्त था, उन्होंने एंजेला के स्कूल में उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। मतलब एंजेला की जो छुट्टियां चली थी उसे एक हफ्ता और बढ़ा दिया गया। फिर क्या हुआ, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दीबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। आगे देखिए क्या, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। आसाम में ही पड़ता है गुवाहाटी। फिर देखिए क्या लिखा है, यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। अभी बताया था ना, असम जो है हमारे भारत का मैप देखिए, बहुत बढ़िया मैप तो नहीं बन पाएगा, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। ठीक, ये जो है इस क्षेत्र में, ये है उत्तर पूर्व का क्षेत्र। उत्तर पूर्व का क्षेत्र यहीं पे क्या है, हमारा असम, हमारा प्यारा असम। असम यही होगा स्पेलिंग शायद। फिर क्या लिखा है, आगे देखते हैं, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बगानों के लिए जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे चाय का बगान कहाँ लग सकता है, जहाँ पे पहाड़ी हो, ढलान हो ऐसे, ताकि पानी रुके ना, पानी इधर से गिरे फिर ऐसे गिरते 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 चला जाए। तो यहीं पे क्या होता है, चाय के बगान लगाए जाते हैं कि पानी रुका ना रहे। फिर रेशम का, अगर जंगल है तो वहाँ पे रेशम को उगाने के लिए भी बढ़िया पर्यावरण मिल जाता है, उस चीज़ की भी बात की गई है। फिर क्या बात किया गया, जंगलों की बात की गई है, वन्य जीवन के बारे में बात की गई है। बहुत सारे आपको वन्य जीव मिल जाएंगे, बहुत सारे नेशनल पार्क मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, उसकी बात की गई है। इसके आगे देखते क्या लिखा है, इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ पे नृत्य, क्योंकि ये जो होता है, ये नृत्य जो होता है ये हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है, तो ये भी, इसका मतलब है कि ये जो असम की संस्कृति है वो बहुत पुरानी रही होगी, तभी तो यहाँ पे नृत्य की भी एक परंपरा है, विकसित हुई है। इस चीज़ की बात की जा रही है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, इसके साथ अलग एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था, कि उनके जीवन में जो नृत्य है वो किस प्रकार से महत्व रखता है। तो किस प्रकार से महत्व रखता होगा, ये चीज़ का पता लगाने की कोशिश कौन कर रहा था, क्या नाम है इनका, एलेसेंड्रा। फिर देखिए, वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। देखिए, बिहू डांस भी होता है और बिहू त्यौहार का भी नाम है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, बसंत, एंजेला उसी रात उसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी का एक होटल में सामान होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इस सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। मतलब ये जो बिहू त्यौहार है इसको साल भर में कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। उसी की बात की जा रही है कि किन किन समय में मनाया जाता है, तो वही चीज़ों को उनकी माँ अपनी बच्ची को बता रही है। फिर देखिए क्या लिखा है, एंजेला कार से उतरी, वहाँ आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। हाँ, क्या यह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी। मतलब वो पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखी थी, तो उसे ये सपने जैसा लग रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रहे थे। बसंत ऋतु का समय था, उसी समय वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, नृत्य कर रहे थे। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहनी रखी थी। तो उन्होंने जो पोशाक पहन रखी थी उसी के बारे में बताया जा रहा था, और जो लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखा था उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, वहाँ मंत्र मुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेलिना ने इस बात, अच्छा ये हो गया, वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ में आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उनकी इच्छा है कि वे भी अपने घर पर
बसंत के आगमन पर कुछ ऐसे ही नृत्य करेगी। फिर नृत्य और उसके अवसर से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। अब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि बिहू कैसा लगा। एंजेलिना के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। देखिए यहाँ पे वही मैं भी कहा था ना कि बिहू को नृत्य भी कहते हैं, उत्सव भी कहते हैं। उसी चीज़ को उसकी बच्ची जो है जब समझती है तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अपनी भावनाओं को, अपनी खुशियों को जाहिर करना। भावनाओं में क्या था, खुशियों को, दुखों को। कोई गुजर जाता है तो उसमें भी देखते हैं कितने तरीके के हम चीज़ें की जाती हैं, कितने तरीके के अनुष्ठान किए जाते हैं। वो भी क्या संस्कृति का ही हिस्सा है, ताकि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। उसी चीज़ की बात हो रही है। ये जो त्यौहार होता है ये खुशियों को व्यक्त करने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, इन सब चीज़ का एक माध्यम होता है। आगे देखिए क्या लिखा है। पूरी दुनिया की हाँ यहाँ तक हो गया। खास तौर से भारत में बहुतायात ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त थी। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। उत्तर की तरफ, ऊपर की, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगर ऐसे आप बना रहे हैं तो ये क्या होता है, उत्तर की दिशा होती है और ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। फिर देखिए क्या लिखा। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। मठ होता है जैसे अलग अलग, जहाँ पे कुछ साधु संतों का एक ग्रुप होता है, उसे मठ बोलते हैं। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए रवाना के लिए जानने वाले थे और क्षत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणा पथ पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। देखिए यहाँ रीना सेन जी जो हैं वो असम की हैं और एक जानी मानी लेखिका हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। फिर देखिए क्या होता है। उसी हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ खास असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेलिना उसका विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। मतलब एक लोग राम बने थे, एक लोग रावण बने थे, और उसी में एक दूसरे के साथ खेल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। माँ ने एंजेलिना को बताया कि 20वीं सदी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई। ये बात की जाती है 20वीं सदी के मध्य में कुछ साधु जो थे वे मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे, और जब ऐसा वो किए तो उन साधुओं को मठों से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब आधुनिक समय आया, आज का समय आया, तो फिर क्या हुआ, महिला जो क्षत्रिय कलाकार थी उन्होंने नृत्य करना आरंभ कर दिया, जिससे ये बहुत आम बात हो गई। फिर देखिए क्या लिखा आगे। एंजेलिना बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य से महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी थी। जो विष्णु भगवान थे उनके 2 द्वारपाल जय और विजय की कहानियाँ। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किसी तरह जय और विजय ने
कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। तो क्या होता है, कुछ ऋषि मुनि जो रहते हैं वो भगवान विष्णु से मिलने आते हैं, तो जो उनके द्वारपाल रहते हैं जय जय और क्या नाम है उनका, देखिए लिखा है जय विजय, वो दोनों उन्हें रोक देते हैं। तो फिर उससे वो क्या होता है, जय विजय को वे लोग असुर होने का श्राप दे देते हैं। फिर क्या होता है, भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्होंने अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। ये कहानी का जो है अभिनय हो रहा था, जिसे देखने के लिए एंजेला और उसकी माँ आई हुई थी। फिर देखिए, एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। तो उन्होंने जब महिलाओं का भी कला देखा और पुरुषों का भी कला देखा, तो जब वो तुलना करती है तो उसे लगता है कि जो महिलाओं ने जो अभिनय किया है वो बड़ा ही उत्तम है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। जैसे जब हम लोग छोटे रहते थे तो कोई एक चीज़ देख लेते थे तो फिर हम लोग भी उसी का नाटक करते थे। तो वही चीज़, क्योंकि ये छोटे थे, 10 साल की उम्र थी इनकी, तो इन्होंने जब वो अभिनय देखा तो उस अभिनय की नकल ये लोग भी करने लगे। तो जो भी मिल जाता था उसे वो हथियार बना लेते थे और वही अभिनय करने का वो लोग प्रयास करते थे। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला, ये तो हो गया, एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। फिर देखिए क्या लिखा है, एंजेला और अनु बहुत खुश थीं। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। ये वही रीना और क्या नाम है, रीता थी, जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। कहाँ पे, जब वो जय विजय की जो द्वारपाल वाली कहानी थी उसका जो वो लोग मंचन कर रहे थे, तो उस मंचन में जो महिलाएं शामिल थी उनका क्या नाम था, प्रिया और रीता। फिर देखिए, वे लड़कियां को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थीं। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती। मतलब वो जो नृत्य उसने क्षत्रिय नृत्य देखा था, तो हर टाइम जब भी उसे समय मिलता था तो उसी नृत्य को वो करते रहती थी, उसे अच्छा लगता था। वापस लौटने के बाद भी यह हो गया, वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रहती। देखिए, डॉक्यूमेंट्री में ये होता है कि चीज़ों को रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है, फिर उन रिकॉर्डिंग को इकट्ठा करके फिर उसे ही रिलीज कर दिया जाता है, वही डॉक्यूमेंट्री बन जाता है। जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी, पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रहती, रंग बिरंगा क्षत्रिय और आनंदित करने वाली बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। तो जो रिकॉर्डिंग लेके आए थे उसी रिकॉर्डिंग को उन्होंने अपने क्लास में प्रस्तुत किया। तो जो उनके साथी थे और जो उनके मास्टर थे उन दोनों लोगों को भी काफ़ी पसंद आया। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाए जो उन्होंने वहाँ पर शूट किया था, जो उन्होंने देखा था, जो अनुभव किया था, उनको रिकॉर्डिंग के माध्यम से इकट्ठा कर लिया था। और जब उन्होंने ये अपने क्लास में शो किया तो वो इस बात से खुश थी कि जो उसने अनुभव प्राप्त किया वो उनके छात्र, उनके साथी, उनके मास्टर लोग भी प्राप्त कर सके। फिर देखिए क्या लिखा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता रहे होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। मनोरंजन का मतलब है कि जब भी समय मिलता था कि हाँ कुछ टाइम निकाल के कुछ मनोरंजन किया जाए, या किसी काम में काफ़ी व्यस्तता होने के बाद अब उस काम से ध्यान हटा कर किसी दूसरे काम में ध्यान लगाया जाए, या अपने मनोरंजन का साधन खोजा जाए, तो उसमें क्या करती थी, वही रिकॉर्डिंग को देख के अपना मनोरंजन कर लिया करती थी। तो यहीं पे जो हमारी कहानी है वो ख़त्म होता है। इसकी जो लेखिका है वो कौन है, जय मेहता जी। अनुवादक कौन है, ये हो सकता है कि दूसरे भाषा में लिखा गया हो और उसे हिंदी में अनुवाद किसने किया है, शिवेंद्र कुमार सिंह जी ने। मेहता जो होता है ये अधिकतर गुजरात में ही बहुत सारे लोग टाइटल लगाते हैं, तो हो सकता है गुजराती में लिखा गया हो और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया हो। आइए लेखिका से परिचय करते हैं। जय मेहता एक नृत्यांगना है। नृत्यांगना मतलब जो नृत्य करती हैं। लेखिका है जो लिखने का कार्य करती हैं, कहानी लिखना
कविता लिखना, कुछ भी लिखने का जो भी कार्य हो, शिक्षिका पढ़ाने का भी कार्य करती हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए वो इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों से पिरो लेती हैं। मतलब जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है इस कहानी में, वो क्या है, मन को भा जाता है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ये आप लोगों के भी मित्र हैं, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे आप इस कहानी को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, इनका जन्म 1977 में हुआ था। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। जय मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य से पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जो जय मेहता जी हैं, वे खुद भी सत्रिया डांस बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हैं और इसका जो मंचन है वो विदेशों में भी किया करती हैं। तो लेखिका से भी परिचय हो गया, हम लोगों ने कहानी को भी पढ़ा और समझ लिया। अब इसका जो आंसर वाला पोर्शन है वो हम लोग कल कर लेंगे और इसके साथ ये चैप्टर भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।